हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट 1958। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट 1958 फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है। ये एक छोटा सा माइनर एक्ट है, लेकिन ये है थोड़ा सा टेढ़ा। आइए समझते हैं। द प्रोविजंस अंडर एक्ट 1958। फ्रेंड्स, अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फला फला एक्ट कौन से नंबर का है, किस सन जो जो सन में बनता है, जिस ईयर में बनता है उस ईयर में ये कौन से नंबर का एक्ट था। इसको भी हमें याद रखना है। तो ये है एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। ये इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसका जो सबसे पहले जो सेक्शन आता है शॉर्ट टाइटल और ये एक्सटेंड कमिश्नरेट, ये कहाँ कहाँ पर लागू है और किस तारीख को ये परिवर्तन में आता है। आइए सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट इसकी बताती है, तीन बातें बताती है। पहला है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, तीसरा है कमिश्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो शॉर्ट टाइटल है, जैसा कि हम एक्ट को किस नाम से जानते हैं, तो इसका शॉर्ट टाइटल ये रहा, द प्रोविजन ऑफ अंडर एक्ट 1958 एक्ट। ये ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था इसका, जो कि धारा 370 के हट जाने से, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के हट जाने से अब इसकी परिस्थितियां बदल चुकी हैं और हम कह सकते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं कि कमेंसमेंट यानी कि ये कब प्रवर्त होता है, किस डेट से प्रवर्त होता है। तो इस अधिनियम में, चूंकि ये एक स्पेशल एक्ट है और इस एक्ट में ये बता दिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्यों में इस अधिनियम को प्रभावी करने की एक डेट निर्धारित करेंगी और इसे अधिसूचना द्वारा बताया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग डेट इस अधिनियम की प्रवर्त होने की हो सकती है। मान लिया जाए यदि ये अधिनियम प्रवर्तन में नहीं है, तो उस समय परिवीक्षा के जो प्रावधान है उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब तक राज्य सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी नहीं किया है, द प्रोविजंस ऑफ अंडर एक्ट को प्रभावी अपने राज्य में नहीं किया है, उस स्थिति में धारा 360 सीआरपीसी लागू होगी, सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि हमारे राज्य में ये वाला एक्ट जो है लागू होगा, उस समय से इसी एक्ट की धारा 19 है, 19 जो लास्ट सेक्शन है, ये बताती है कि जहां ये एक्ट प्रवर्तन में आ गया उस समय से धारा 360 सीआरपीसी लागू नहीं होगी। ठीक, तो अलग अलग डेट इसकी हो सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि प्राय सभी एक्टों में एक जैसी होती है, डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज को ही बताती है। डेफिनेशंस डेफिनेशंस को बताया जाता है, इसमें 4 डेफिनेशंस दी गई हैं। पहली डेफिनेशन है इसमें कोर्ट, दूसरी डेफिनेशन है इसमें प्रोबेशन ऑफिसर्स, ठीक है, तीसरी इसमें डेफिनेशन है आपकी प्रिस्क्राइब, ठीक है, और चौथी डेफिनेशन इसमें हम पढ़ेंगे आपके अदर वर्ड, ठीक है
फ्रेंड्स, इसमें ये 4 डेफिनेशन क्रम से है, इनको क्रम से याद करना है। पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन सी डेफिनेशन किस क्रम में है, ए बी सी डी, का खा गा घा। ठीक है, इनको हम नंबर भी दे देते हैं। ये है ए नंबर की, ये है बी नंबर की, ये सी नंबर की और ये डी नंबर की। ए बी सी डी 3 नंबर इनको हमने दे दिए हैं। अभी आई इनका मतलब समझ लेते हैं। कोड, कोड मीन संहिता। संहिता से तात्पर्य है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, लेकिन इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का वर्णन है और 1898 की जो दंड प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी, वो अभी अस्तित्व में नहीं है। उसकी जगह 1973 सीआरपीसी अस्तित्व में है, इसलिए हमारा मतलब 1973 की सीआरपीसी से है। प्रोबेशन ऑफिसर्स, इसी अधिनियम की आगे की जो धारा आने वाली है, धारा 13, उसमें प्रोबेशन ऑफिसर्स को बताया गया है कि प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होगा, किसके द्वारा प्रोबेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। इसके बताते हैं देन प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब मतलब इसका मतलब होता है विहित। विहित का मतलब क्या लगाया जाए, इसी अधिनियम के नियमों के द्वारा जो विहित किया जाए, जो प्रिस्क्राइब किया जाए, उसका मतलब इस अधिनियम में ही लिया जाएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत ही इसका मतलब लगाया जाएगा। लास्ट वर्ड है इसका अदर वर्ड्स। मान लिया जाए ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि अधिनियम में परिभाषित, तो अधिनियम में प्रयुक्त तो किए गए हैं, उनका इस्तेमाल ऑफेंडर इसमें प्रोबेशंस एक्ट में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो शब्द हैं, उनका मतलब हम कहाँ से लेंगे? उनका मतलब हम लेंगे सीआरपीसी 1973 से, क्योंकि अभी इस एक्ट में संशोधन नहीं हुए हैं और इसमें सीआरपीसी 1898 जगह जगह जो भी जितनी भी आते हैं 1898 चलती है, लेकिन हम 1973 पढ़ेंगे। सीआरपीसी 1973 के जो शब्द हैं जो कि इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और उनका जो है मीनिंग्स इसमें नहीं दिया गया है, तो उसका मीनिंग हम सीआरपीसी 1973 से लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चारों वर्ड समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम इस अधिनियम के सेक्शन 3 पर, जो कि बताता है कि कब किस व्यक्ति को भर्त्सना पर या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि एडमोनिशन पर उसे छोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इन सेक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखिए, इन 2 सेक्शंस पर ही पूरा एक्ट चलेगा। ये जो 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ठीक, सेक्शन 3 सेक्शन 4 बगल बगल की सेक्शन है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 3 कब लागू होती है? ये लागू होती है एडमोनिशंस पर। ठीक है, एडमोनिशंस यानी कि जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा किसी अपराध में दोषी पाया जाता है। दोषी पाना और दंड देना 2 अलग अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो गया है, ठीक है, अब वो अपराध कौन कौन से हैं जिनमें कन्विक्शन होना है और उस पर एडमोनिशन पर छोड़ा जाना है, और कुछ अपराध ऐसे हैं जहाँ कन्विक्शन होता है वहाँ पर प्रोविजन पर छोड़ा जाएगा। तो आइए उनको समझते हैं। यदि धारा 3 की जो भाषा है बताती है, जब किसी व्यक्ति पर 2 वर्ष से अधिक कारावास, 2 वर्ष से दंडनीय कारावास से दंडित किसी अपराध का अभियोग है और वह उसमें दोषित हो जाता है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 2 years, 2 years। ठीक है, ठीक है, ये आ गए। इसमें कुछ सेक्शंस भी हैं, स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है। सेक्शंस है आपकी 379, 480, 380, 381 एंड 404 और 420, 420। जैसा कि आप सभी लोग विधि के विद्यार्थी हैं, सेक्शंस का मतलब भी समझते होंगे।
389 में चोरी को डिफाइन किया गया है, निवास गृह में चोरी वगैरह है ना, आपराधिक दुर्व्यवहार वगैरह। और ये 420 किसी भी संपत्ति को लेना उस बेईमानी के उद्देश्य से। तो फ्रेंड्स, इन सेक्शंस में चोरी में सजा है 3 साल। गृह वही चोरी जब निवास गृह में की जाती है तो उसकी सजा बढ़ जाती है, 7 ईयर हो जाती है। तो इस प्रकार इन ऑफेंस में चोरी की सजा 3 साल है और 3 साल या 2 ईयर्स से ऊपर जा रही है। तो यहाँ स्पेशली बताया गया है कि इन सेक्शंस में जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है तो उस दशा में उसे एडमोनिशन के लिए धारा 3 ही लागू होगी, ना कि धारा 4। ठीक है, एडमोनिशन एक लाइट सेक्शन है और वो भर्त्सना पर यानी कि चेतावनी पर जज साहब कन्विक्टेड पर्सन्स को ये बोलते हैं कि देखिए, आपने आज के बाद आज तो ये अपराध किया, आज तो हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद समझ जाना, बस इतना बोल दिया। तो ये होती है भर्त्सना, विदाउट श्योरिटीज, विदाउट बॉन्ड। इसमें ना कोई बॉन्ड है ना कोई श्योरिटी है। ठीक है, ये सिर्फ चेतावनी है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं हम सेक्शन 4 पर, जो कि बात करता है प्रोविजंस की। ये एडमोनिशंस की बात की थी, ये प्रोविजंस की बात करते हैं। ठीक है, इसमें प्रोविजंस पर छोड़ा जाएगा किसी व्यक्ति के ऊपर जब डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, दो चीजें याद रखना है, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय किसी अपराध का अभियोग उस व्यक्ति पर ना हो, उस दशा में हम उसे प्रोविजन पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। उसमें डेथ पेनल्टी नहीं हो, मृत्यु दंड नहीं हो और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं हो। ठीक, तो इसमें अब हम देखते हैं एक दोनों में कॉमन कंडीशन आती है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में कॉमन कंडीशन है प्रीवियस कन्विक्शंस, नो प्रीवियस कन्विक्शंस। फ्रेंड, इसमें प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें प्रीवियस कन्विक्शन होना चाहिए। ठीक है, पूर्व दोष सिद्धि इससे पहले उसे किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया हो, तभी अभियुक्त व्यक्ति को या ऑफेंडर को, सॉरी, कानून की भाषा बड़ी मर्यादित है और समय समय पर अपनी चेंज होती रहती है। अभी हम पढ़ रहे थे बिफोर ट्रायल, जिसने अपराध किया था उसको हम बोल रहे थे एक्यूज पर्सन, और आफ्टर ट्रायल जब से कन्विक्शन हो गया, आफ्टर कन्विक्शन अब उनसे बोलेंगे ऑफेंडर। ठीक है, तो यहाँ ये जो सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये आफ्टर कन्विक्शंस लागू होती है, इसलिए अब हम इसे बोलेंगे एज ए ट्रिक ऑफेंडर। तो यहाँ ऑफेंडर से ये ऑफेंडर के लिए ये कंडीशंस हैं कि इन सेक्शन एडमोनिशंस और प्रोविजंस का बेनिफिट लेने के लिए उसे पहले किसी अपराध के लिए कन्विक्ट न किया गया हो, पूर्व दोषसिद्धि ना की गई हो। इन दोनों के लिए एक कॉमन कंडीशन, ये कॉमन कंडीशन है, इसकी और इसकी, ये कॉमन कंडीशन है फ्रेंड्स, दोनों में कॉमन कंडीशन डाली गई है। ठीक है, अब इसमें एक अंतर है, धारा 3 में जब किसी को एडमोनिशंस पर छोड़ा जाता है तो उसे कोई बॉन्ड नहीं लिया जाता, नो बॉन्ड। ठीक है, नो बॉन्ड, नो श्योरिटीज। ठीक है, इसमें बॉन्ड लिया जाता है, बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज। ठीक है, इसमें बॉन्ड लिया जाएगा और इसमें बॉन्ड जो है लिया तो जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड जो है ये श्योरिटीज भी प्रतिभू के सहित या प्रतिभू के बिना लिया जा सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रतिभू के बिना लिए जाना है कि प्रतिभू के से सपोर्टेड बॉन्ड लिया जाना है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता,
आपको यही कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखने होंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। इसमें बॉन्ड नहीं है, इसमें बॉन्ड है, दोनों में प्रीवियस कन्विक्शन है, दोनों में प्रीवियस कन्विक्शन है, इसमें भी इसमें भी। इसमें एक और कॉमन कंडीशन है, वो देखते हैं क्या है। कॉमन कंडीशन इसमें एक और है, ठीक है। वो क्या है? सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का लाभ देने से पहले कोर्ट को ये देखना होगा नेचर ऑफ ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। नेचर ऑफ ऑफेंस और कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, ठीक है। यही वाली कंडीशन इसमें भी देखनी है। इसमें भी ये देखना है नेचर ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। ये कॉमन कंडीशन इसने एक डाल दी, दूसरी कॉमन कंडीशन इसमें डाल दी प्रीवियस कन्विक्शंस की। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न जो है प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा इस जो फ्रेंड्स। अब हम आते हैं इसमें, नेचर हो गया, ये हो गया, ये तो यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा, ये रुक जाएगा यहाँ पे आके, बस ये इसका इतना मटेरियल है। लेकिन ये सेक्शन आगे बढ़ जाएगा, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 का लाभ देने से पहले कोर्ट को ये जस्टिफाई होना होगा कि जिस व्यक्ति को हम, जिस ऑफेंडर को हम छोड़ रहे हैं, उसका निवास स्थान, उसका व्यापार करने का स्थान, उपजीविका वगैरह, ये उसकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि जिसको हमने छोड़ा और वो एक गुमनाम व्यक्ति हो, खाना बदोश व्यक्ति हो और वो हमारी अधिकारिताओं से भाग जाए। ऑफेंडर का निवास स्थान और उसकी श्योरिटी का निवास स्थान उसकी अधिकारिता में होना चाहिए, कोर्ट की अधिकारिता में, ठीक है। ये बात हमें यहाँ देखनी होगी सेक्शन 4 का लाभ देते वक्त, ठीक है। आते हैं सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सेक्शन है। प्रोबेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट मांगी जाएगी इसमें सेक्शन 4 में। सेक्शन 3 में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। साफ कर देते हैं इधर से। प्रोबेशन आपको दिख रहा है ना? यह सेक्शन 2 में प्रोबेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट मांगी जाएगी सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 2 में प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट है, रिपोर्ट मांगती है किसकी? प्रोबेशन ऑफिसर्स की। प्रोबेशन ऑफिसर्स की यहाँ रिपोर्ट आ गई। प्रोबेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देंगे कि इस व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, ठीक है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 बताता है, सॉरी आप इंटेंशन समझ सकते हैं, सभी विद्यार्थी विधि के विद्यार्थी हैं और स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो कभी कभी कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब हमारा यहाँ कॉन्सेंट्रेट है और बोल कुछ और रहे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा समझना है। सेक्शन नहीं है, सब सेक्शन है। सेक्शन 4 की सब सेक्शन 2 की बात चल रही है, अब चलेगी सेक्शन 4 की सब सेक्शन 3 की बात। सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि प्रोबेशन पर जिस व्यक्ति को छोड़ा जाता है उसके लिए सुपरविजन ऑर्डर पास किया जाएगा, पर्यवेक्षण आदेश, सुपरविजन ऑर्डर पास किया जाएगा 1 ईयर का, ठीक है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है 1 वर्ष से कम ना होने वाला, तो 1 वर्ष से ऊपर ये जा सकता है ऑर्डर, सुपरविजन ऑर्डर जा सकता है अभियुक्त के लिए कि भाई हम आपको छोड़ रहे हैं लेकिन आपको प्रोबेशन ऑफिसर्स के सुपरविजन में रहना होगा। वो आपको सुपरवाइज करेगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये सारी बातें सुपरविजन ऑर्डर। सुपरविजन ऑर्डर का भी ओटी में क्वेश्चन आता है प्री एग्जाम में या एमपी एडीपीओ में कि सुपरविजन ऑर्डर की डेट अवधि कितनी होगी, तो यह सुपरविजन ऑर्डर की अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, ऊपर जा सकती है,
ठीक है, तो ठीक तीसरा ये हो गया फ्रेंड्स। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, इसके बाद में हम जो आगे का मटेरियल है सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 8, 9 इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। सेक्शन 3 एडमोनिशंस, सेक्शन 4 प्रोविजंस, और इससे पहले जब ये एक्ट जिन जिन राज्यों में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर 360 सीआरपीसी से हम डील करते हैं, और जहाँ जहाँ पर ये एक्ट है वहाँ पर 360 सीआरपीसी साइलेंट रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।